गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। रेगुलर आप जो है दोस्तों क्लासें ले रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको रेगुलर क्लासें उपलब्ध कराई जा रही। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स एंड मैथ का जो यानी पीसीएम वालों का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसका दोस्तों सेकंड शिफ्ट के जितने भी आपके प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न हम इम्पोर्टेंट जो हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो सेकंड CBT 2 होता है ALP का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट ए, एक पार्ट बी। तो पार्ट ए के सारे प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो अभी तक आपने वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देखें ज़रूर दोस्तों। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखें। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके लिए दोस्तों फिजिक्स, और दोस्तों आपका फिजिक्स का मतलब है दोस्तों बेसिक साइंस जो है आपकी वो, और ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी बनती थी वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों आप वहाँ से वीडियो को डाउनलोड करें, देखें, समझें, नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद दोस्तों ये जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाले जा रहे हैं उन्हें ज़रूर लगाएं। और रेगुलर आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि दोस्तों आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज पार्ट बी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए यहाँ पर और कौन कौन से प्रश्न बने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है, एक एक प्रश्न को समझना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? चमक। बाकी आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य तीनों ही दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यानी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है चमक। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है। यानी अच्छे ईंधन की सीधा विशेषता पूछा गया है कि अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों? उच्च ऊष्मायन, यानी कैलोरी मान जो है सबसे ज़्यादा हो, वही उच्च अच्छे ईंधन की विशेषता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, दोस्तों टंगस्टन का उपयोग तापदीप्त लैंप के बल्ब के फिलामेंट में करने के लिए किया जाता है, क्योंकि, यानी क्यों किया जाता है? तो इसका क्या होता है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है और यह लंबे समय तक प्रदीप्त रहने के लिए भी पिघलता नहीं है। यानी गलनांक जो है सर्वाधिक होगा तो पिघलेगा भी कम, तो जल्दी पिघलता नहीं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है गति का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको मापन और मात्रक कराए थे, यानी यूनिट और मेजरमेंट वाला जो टॉपिक कराया था बेसिक साइंस में, तो वहाँ पर मैंने क्लियर बताया था कि विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, किस प्रकार से विमाएँ तैयार की जाती है, मतलब किस प्रकार से जैसे गति की विमा है, दूरी की विमा है, सभी की चाल की विमा है, ये कैसे निकाली जाती हैं। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, एक बार वीडियो को देखना, समझना किस प्रकार से विमाएँ तैयार की जाती हैं, नहीं निकाली जाती हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, गति की विमा क्या होगी जो दोस्तों M0L0 समझिए आप, और T-1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? स्थैतिक आवेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की आंख से उनके निकट बिंदु की दूरी 50 सेंटीमीटर है, और व्यक्ति को आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ने में सक्षम लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, इतना सरल प्रश्न है, इतना सरल क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? डायोप्टर। सबसे पहले आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता को D से प्रदर्शित किया जाता है।
और आपसे पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तो क्षमता कैसे निकालते हैं दोस्तों, D बराबर 1/f। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको पहले तो याद रखना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है क्षमता यानी डायोप्टर, डी का मान यहाँ पर आपसे पूछा है, और एफ का मतलब होता है दोस्तों फोकस दूरी, और फोकस दूरी दी गई है दोस्तों यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये सीधा दिया हुआ है, दूरदृष्टि दोष में पीड़ित है व्यक्ति आंख से निकटतम, उसके निकटतम बिंदु की दूरी 50 सेंटीमीटर, उस व्यक्ति को आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई पुस्तक को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए लेंस की क्षमता यहाँ पर आपसे पूछी है। तो पहले तो आपको एफ का मान यहाँ पर निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, दूरदृष्टि दोस्तों, यानी दोस्तों दूरदृष्टि दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दर्पण का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, 1/f बराबर, देखिए दोस्तों 1 मिनट मैं अभी यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें दोस्तों ये दोनों मान आप रख लीजिए। तो 1/50 प्लस 1/25, एलसीएम आया 50, तो यहाँ पर आ गया आपका 1, यहाँ पर आ गया 3, सॉरी दोस्तों 2। तो एफ का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3/50। सॉरी 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया है सीधा सीधा आँख के उसके निकटतम बिंदु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, तो निकटतम बिंदु क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका फोकस। सबसे पहले इस दर्पण के सबसे निकटतम बिंदु होता है एफ, और यहाँ पर ये दोस्तों एफ का मान है, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों गलती के लिए, ये आपको याद रखना है, एफ का मान है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है दोस्तों, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपके लिए कि डायोप्टर यानी क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, 1/f। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम 1/f, एफ है दोस्तों आपका 50, तो यहाँ पर 50 रख लेंगे। ये सेंटीमीटर है, ऊपर जाकर दोस्तों 100 का जो है 100 में बदल जाएगा, यानी मीटर में बदलेंगे इसे, तो ऊपर 100 का भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मीटर में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऊपर सेंटीमीटर ही होता है। अब हम 50 का भाग 200 में देंगे तो दोस्तों 2 डायोप्टर आपका आंसर आएगा। यह सॉरी दोस्तों मुझसे गलती हुई थी कि ये दोस्तों क्या है, ये आपको याद रखना है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा है 1 एम्पियर डैश के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है दोस्तों 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों लंबाई की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा है 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं और उनके बीच एक वस्तु रखी जाती है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि प्रतिबिंबों की संख्या आपको कैसे निकालनी है। तो आपको निकालनी है दोस्तों दिया गया कोण, क्या होता है दोस्तों, दिया गया कोण, और आपको टोटल कोण जो कि आपका 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आपको ये निकालना होता है। तो दिया गया कोण कितना है दोस्तों, 45/360, और 5 से काटना है आपको, 9 से काट लीजिए आप सीधा सीधा, 9 5 45, 9 चौके 36, 5 5 8 40। अब दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अगर जो आपको जो भागफल जो है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 8 आया है, अगर आपको ये सम संख्या मिले तो आपको -1 करना है, और विषम मिले तो वही आपका आंसर होगा।
तो यहाँ पर सम है तो -1 करके लिख देंगे दोस्तों, बराबर 7। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों, वास्तविक गहराई और अवास्तविक गहराई, मतलब ये समझिए दोस्तों, यहाँ सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर ये दोस्तों प्रश्न में आपको बता दूं दोस्तों, दिया गया है, यदि पानी की टंकी की तली पर रखा गया एक पत्थर 80 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी प्रतीत होता है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो टैंक में पानी की वास्तविक गहराई क्या है। तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है 4/3। ठीक है दोस्तों, और आपका जो पत्थर है वो कितना उठा हुआ दिखाई देता है दोस्तों, 1। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा इनका अंतर है, मान क्या लीजिए दोस्तों, इनका अंतर क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक और गहराई। गहराई जो है दोस्तों किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर, और अपवर्तनांक किस पर कितना निर्भर करता है, गहराई पर। तो एक दूसरे रिलेटेड है, यानी गहराई जो है अपवर्तनांक से कितना अधिक है, 1 अनुपात, और 1 अनुपात का मान यहाँ पर 80 दिया है। तो आपको निकालना है वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई क्या है दोस्तों, 4। ये मान लीजिए आपकी अवास्तविक गहराई है, ये वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई है 4। तो 4 का मान क्या होगा दोस्तों, 320। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई विक्षेपण या कोई विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर m/a। ठीक है, m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, a का मतलब है त्वरण, और F का मतलब है दोस्तों फोर्स यानी बल। तो बल दिया है 10, बराबर में यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान का मान पूछा है, तो m हम यूं ही रख लेंगे, a का मान यहाँ पर दिया है 2, तो द्रव्यमान आएगा दोस्तों आपका 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट आवर आपको याद रखना है दोस्तों 3.66 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है दोस्तों ओम मीटर, और प्रतिरोध की है ओम, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी हो तो रैखिक आवर्धन यानी m का मान क्या है। तो m का मान हमेशा दोस्तों, आवर्धन का मान जो होता है हमेशा m बराबर -b/u होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये आप फॉर्मूला आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों इससे कई बार जो है दोस्तों आपको दूरी दे देगा, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी दे देगा, फिर वहाँ से आपको फोकस दूरी निकलवाएगा, या फिर फोकस दूरी दे देगा, बी का मान निकलवाएगा, फोकस दूरी और बी का मान दे देगा, यू का मान निकलवाएगा, किसी इनमें से किसी एक को निकलवाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपसे आवर्धन पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हुए उसके संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है संवेग को दोगुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले तो ये होता है दोस्तों p²/2m, ये दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है। ये के ई है दोस्तों, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों संवेग को दोगुना, ये दोगुना है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है 1/2mv²। संवेग तो b का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1 मिनट,
4 हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी मूल की 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है। तो क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक बल का अनुभव करता है। इस बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसमें चालक को रखा गया है दोनों पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जब आंख द्वारा अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो निम्न में से क्या स्थिर रहता है। तो क्या स्थिर रहता है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे मिले पार्ट बी के, और कल से आपको दोस्तों ट्रेड वाइज जो है पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, आपको क्लासें लेनी है, रेगुलर लेनी है दोस्तों, और रेगुलर आप क्लासें लेते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और मुझे पता है दोस्तों आज वीडियो में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने करें उन पर आपको गौर करना है, अच्छी तरह से ध्यान देना है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।